नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से और जो भी ऐसी देश में समस्याएं चल रही है इनसे कोई तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस उसके बारे में देखो या उसके बारे में देखने का प्रयास करो जैसे किसको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला तो किसके लिए मिला, या किसने क्या आविष्कार किया है, किसके बच्चे ने क्या टॉप किया है, या किसके बच्चे ने क्या अच्छे से काम किया है। तो ऐसी अगर देश की समस्याएं देखोगे या ऐसी देश की सकारात्मक खबरों देखोगे तो आपके परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा और आप पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस से आप पर क्या असर पड़ेगा पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका आप विचार कर सकते हो। असली समस्याएं देखने के लिए कोशिश करोगे तो ठीक है, वरना मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है जिसका खामियाजा एक न एक दिन आपको और आपके परिवार को या हमको और हमारे परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। तो समय रहते छोड़ दोगे तो ठीक, वरना देखते हैं। खैर, बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोविड-19 के मामले सोमवार को 66 लाख के पार पहुंच गए। वहीं 55,86,703 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 84.34% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोविड-19 के 74,442 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित 66 लाख के पार हो गए। वहीं 24 घंटों में 903 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या भी 1,02,685 हो गई। देश में अभी सक्रिय मरीज 9 लाख के ऊपर चल रहे हैं, जो कुल मामलों का 14.11% है। कोविड-19 से मृत्यु दर घटकर 1.55% हो गई है। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट उत्पन्न गतिरोध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होने के आसार बने हैं। दोनों नेता 17 नवंबर को होने वाले ब्रिक्स देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। वहीं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले यात्रियों पर पृथकवास की मोहर लगाने के लिए अब नई स्याही का प्रयोग किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले कांग्रेस के एक नेता ने इस्तेमाल की जा रही स्याही में प्रयुक्त रसायन से त्वचा पर खुजली और दर्द की शिकायत की थी। एक अधिकारी ने कहा कि शिकायत के बाद दिल्ली राज्य के अधिकारियों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई स्याही का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड-19 को लेकर उपयुक्त व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल्दी नए सिरे से अभियान की शुरुआत करेगी। आर्थिक गतिविधियों में दी जा रही छूट के साथ ही विमानन उद्योग भी पटरी पर लौटता दिख रहा है। सरकार ने 2 सितंबर से विमानन सेवाओं को 60% क्षमता से चलने की इजाजत दी, तो हवाई यात्रियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा दिखा। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को बताया कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में हवाई यात्रियों की संख्या 37 से 39% बढ़ गई है। वहीं देश भर के 160 चिड़ियाघरों को संभालने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को वन जीव सप्ताह 2020 के मौके पर बच्चों के साथ ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस योजना से चिड़ियाघरों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसमें सेवाओं में सुधार के साथ ऐसी जगहों पर आने जाने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं IIT दिल्ली ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE एडवांस के नतीजे जारी कर दिए। राजस्थान कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले वैभव ने तीसरी और महेंद्रू ने देश में चौथी रैंक हासिल की। इसके अलावा कनिष्का ने 17वीं रैंक के साथ लड़कियों में देश में टॉप किया। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान कर्मचारियों से हर महीने एक दिन के वेतन की कटौती मामले में राज्य सरकार और वित्त विभाग सहित अन्य पक्षकारों से 16 अक्टूबर तक पूछा कि कटौती किस कानून में की जा रही है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल करीब 1300 करोड़ ईमेल ब्लॉक की। यह जानकारी माइक्रोसॉफ्ट की वार्षिक डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट में दी गई। वहीं गूगल ने प्ले स्टोर पर बिलिंग पॉलिसी लागू करना भी फिलहाल टाल दिया है। सोमवार को उसने कहा कि भारतीय ऐप डेवलपर्स को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है।
वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 5 के तहत शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन संस्थान खोलने या बंद रखने का आखिरी फैसला राज्य को ही होगा। अगर राज्य 15 अक्टूबर के बाद स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लेते हैं तो उन्हें केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक एसओपी तैयार करनी होगी। वहीं सन 2020 के लिए चिकित्सा का प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स एमराइज और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हाफ्टन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। उन्होंने प्राइज हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की और जिससे सिरोसिस व लीवर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए सुलभ राह करने के लिए दिया जाएगा। यात्री अब अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल में पार्सल भी बुक करा सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस ट्रेन में एक पार्सल डिब्बा भी लगाया गया है। वहीं राजस्थान जयपुर में कोरोना और मृतकों के शव ले जाने वाली एम्बुलेंस का अब नया किराया तय कर दिया गया है। अब एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल नहीं कर पाएंगे। इसकी शिकायतें मिली थी कि एम्बुलेंस कर्मचारी या एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे थे। राजस्थान में एक विश्व के स्क्रब टाइफस बीमारी के आंकड़े अब बढ़ने लगे हैं। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल औद्योगिक इकाई और संगठनों के प्रकरण का निस्तारण अब समय से पहले राजस्थान में पूरा किया जाएगा। राजस्थान में अब कुसुम योजना के तहत पहले से बिजली कनेक्शन वाले किसानों को भी सोलर पंप लगाए जाएंगे। जहां पर 10 HP की मोटर लगी हुई है वहां पर 5 लाख की लागत से सोलर पंप लगाया जाएगा। राजस्थान में हावड़ा के लिए नई ट्रेन सोमवार से पहले फेरे पर जोधपुर से रवाना हुई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान का राजस्थान वासियों के बीच काफ़ी अच्छा असर हो रहा है। वहीं IIT मुंबई गेट एग्जाम के लिए अब शहर बदलने के अवसर छात्रों को देगा। इसके लिए पोर्टल को 28 अक्टूबर से 13 नवंबर तक फिर रीओपन किया जाएगा। वहीं HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संस्थान को दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO फोर्ब्स सूची में स्थान दिया गया है। वह इसमें 39वें नंबर पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को GST काउंसिलिंग की 42वीं बैठक हुई। इस बैठक में 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को मासिक रिटर्न की जगह तिमाही रिटर्न की सुविधा देने और राज्यों को IGST के 24,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने और इस साल का 20,000 करोड़ रुपए का सेस जारी करने जैसे बड़े फैसले हुए। लेकिन राज्य और केंद्र के बीच टकराव का मुद्दा बन चुके कंपनसेशन सेस को लेकर फैसला नहीं हो पाया। इसके लिए 12 अक्टूबर को एक और बैठक होगी। 2 बार के विंबलडन चैंपियन पेट्रा क्विटोवा फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराया है। वहीं राजस्थान उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क बेहद जरूरी है। यदि हम जान बचाने के लिए किसी व्यक्ति को इसके लिए रोकते हैं और टोकते हैं तो इसमें शर्म की बात नहीं है। कलेक्टर ने यह बात सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना से बचाव के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक में संबोधित करते हुए अधिकारियों को कही। वहीं उदयपुर के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2020 के तहत जिले में तृतीय चरण के चुनाव के लिए आबकारी विभाग के आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को चुनाव प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। चुनाव प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम ने सोमवार को तृतीय चरण के तहत गोगुंदा पंचायत समिति की गोगुंदा, जसवंतगढ़ व सेमटाल ग्राम पंचायत के मतदान बूथों का निरीक्षण किया। वहीं उदयपुर पंचायत चुनाव 2020 के तहत उदयपुर जिले में तृतीय चरण में मंगलवार यानी आज 6 अक्टूबर को गोगुंदा व सायरा की पंचायत समितियों की 62 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच का चुनाव होगा। महामारी कोरोना से बचाव के लिए उदयपुर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की ओर से श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। वहीं उदयपुर में पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में विश्व पशु दिवस के अवसर पर वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन किया। संस्थान के डॉक्टर सुरेंद्र छंगाणी ने विश्व पशु दिवस के इतिहास के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वहीं विधायक संयम लोढ़ा ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हाथरस की दलित बालिका के साथ हुए अत्याचार और अन्याय के विरोध में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर प्रदेश व्यापी मौन सत्याग्रह में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया। प्रदेश मुख्यालय राजस्थान आयोजित मौन सत्याग्रह में राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने भाग लिया। हाथरस की घटना की कड़ी की निंदा की और दलित बालिका को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं लाडनू राजस्थान में जैन विश्व भारती संस्थान में ऑनलाइन आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तरीय निबंध, स्लोगन और पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए हैं। प्रतियोगिता की आयोजक सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर अमिता जैन ने बताया कि कौशल विकास में महात्मा गांधी की भूमिका विषय पर आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता में
स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश के अतुल राय रहे। द्वितीय स्थान पर जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू की बीएड छात्रा दीपिका रही और तृतीय स्थान पर एचआर गजवानी कॉलेज ऑफ एजुकेशन गांधीधाम गुजरात की राबरी जस्सूबेन बंकाबाई ने प्राप्त किया। वे लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जैन द्वारा संयुक्त रूप से संपादित पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ का अवदान की प्रति जेवीबिका विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बत्सराज दुग्गड़ को उसके संपादक प्रोफेसर बीएल जैन ने भेंट की। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अपनी नवीन कृति युगांतर कर्मयोगी के प्रति रेवासा धाम के महंत संत राघवाचार्य महाराज को भेंट की। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।